नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संसद एवं विधानमंडल में बजट पारित करने की प्रक्रिया के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सरकारी विभाग बजट का निर्माण किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से उसका संकलन करने के बाद उसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। तो आज हम उसके आगे की प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब बजट को तैयार करके कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो वो बजट सदन के लिए संसद में या विधानमंडल यानी कि विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाता है और यह सामान्यतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है। 2017 से पहले इसे फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है ताकि नया वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही बजट प्रस्तुत कर दिया जाए और वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान प्रस्तुत करने की आवश्यकता ना पड़े। तो अब हम आज बात करते हैं संसद में बजट पारित करने में कितने चरण करने होते हैं। तो ध्यान रहे, संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वो 6 चरणों से होकर गुजरता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने के लिए सदन में आते हैं तो बजट पर एक लंबा भाषण देते हैं। वो भाषण 1.5 से 2 घंटे का होता है और अपना एक उसमें हम वित्त मंत्री का स्पीच सुनते हैं। तो पहले चरण में बजट का संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा अपना बजटीय भाषण दिया जाता है और बजटीय भाषण के पश्चात यह बजट राज्यसभा में रखा जाता है। तत्पश्चात जब कार्रवाई संपन्न हो जाती है तो उस पर सामान्य बहस प्रारंभ होता है। सामान्य बहस 2 या 3 दिन के बाद प्रारंभ होता है या अगले दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्य बहस 2 या 3 दिन तक चलता है। 2 या 3 दिन में पूरे बजट पर सामान्य डिस्कशन होता है। किसी नीति संगत विषयों पर उसमें डिस्कशन नहीं किया जाता है और ये इसमें केवल कुछ सैद्धांतिक विषयों पर डिस्कशन होता है। किसी प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। ओवरऑल डिस्कशन होगा। तो जब स्पीच दे देते हैं हमारे वित्त मंत्री, तो उसके 2-3 दिन बाद सामान्य बहस प्रारंभ होगी। ये सामान्य बहस 2-3 दिन तक रहेगी और सामान्य विषयों पर रहेगी बजट के। इसके पश्चात 2-3 चरण जब समाप्त हो जाएगा तो इस बजट को संसद की विभागीय समितियों के परीक्षण के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक विभागीय समितियां इसको लंबा डिस्कशन नहीं करेंगी, इसका पूरा विशद अध्ययन नहीं करेंगी, तो फिर उसमें कमियां निकालना कठिन होगा। तो इस बजट को भेज दिया जाता है संसद की विभागीय समितियों के पास। देखिए, स्क्रीन मैंने बता रखा है कि 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं और ये 24 विभागीय स्थायी समितियां सभी विभागों को कवर कर लेती हैं। जितने भी विभाग होते हैं किसी भी सरकार में 70, 80, 90 जितने विभाग होते हैं, 60-70 विभाग से कम नहीं होते हैं। तो एक विभागीय स्थायी समिति लगभग 1 या 2 विभागों का अध्ययन करती है और प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। ठीक है, तो ये 31 लोग मिलकर एक एक विभाग का अध्ययन करते हैं, एक एक विभाग के बजट का अध्ययन करते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं, उसमें सुधार की संभावनाओं को ढूंढते हैं। तो इसके पश्चात जब विभागीय समितियों का परीक्षण करने के बाद इनकी रिपोर्ट आती है और तत्पश्चात फिर से 10-15 दिन के बाद सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है और बजट के अनुदान मांगों पर मतदान प्रारंभ होता है। अनुदान मांगों के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। मेरे जो शॉर्ट्स हैं, 1-1 मिनट के मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं। उन शॉर्ट्स को आप मेरे YouTube चैनल
कैरियर एंड मोटिवेशन में जाकर वो सारे शॉर्ट्स आप एक एक मिनट के सुन लीजिएगा, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी सारे विषयों पर। उसमें मैंने अनुदान मांगों पर भी बनाया है, विनियोग विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, सभी पर मेरे शॉर्ट्स हैं एक एक मिनट के, जिससे कि आप पीसीएस और आईएएस के मेंस के या किसी भी मेंस परीक्षा के 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स पर जो टिप्पणियाँ आती हैं उसको आप अच्छी तरीके से आप लिख सकेंगे। तो अनुदान मांगों का मतदान का मतलब ये है कि अब जैसे कि जब विभागीय समितियों की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर इसके पश्चात बजट को 109 अधिकतम 109 अनुदान मांगों में बांटा जाता है। 2023-24 के बजट में 101 अनुदान मांगे थी, अधिकतम 109 अनुदान मांगे होती हैं। 103 होते हैं आपके सिविल के संबंध में और 6 होते हैं डिफेंस के बारे में। अब तो इसमें रेलवे को भी शामिल कर लिया गया है, तो रेलवे की अलग से अनुदान मांगे 26 अनुदान मांगे अधिकतम रेलवे की होती हैं। तो ये 109 अनुदान मांगे के रूप में पूरे बजट को कवर किया जाता है। अनुदान मांगे व्यय का पार्ट है। अनुदान मांगों का मतलब है कि विभागवार खर्च करने की अनुमति मांगना। ये ग्रांट है, जैसे आप जानते हैं विभाग में ग्रांट होता है, तमाम प्रकार के ग्रांट होते हैं कि ग्रांट संख्या 332, ग्रांट संख्या 67, ग्रांट संख्या 92, ग्रांट संख्या 87। तो उसी प्रकार से ग्रांट्स विभाग का भी संकेत देता है कि कौन सा ग्रांट्स किस विभाग से संबंधित है। तो हर विभाग का जो एक अनुदान होता है उस पर डिस्कशन शुरू होता है और उस पर मांग प्रारंभ होती है। उसमें सरकार संसद से मांगती है कि हमको इतना खर्च करने की अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है आर्टिकल 265 कहता है कि बिना संसद की अनुमति के 1 पैसे का भी खर्च सरकार नहीं कर सकती है। संचित निधि से 1 भी पैसा अगर निकालेगी सरकार तो संसद की अनुमति होना अनिवार्य है। तो वो संसद से अनुमति मांगती है विभागवार बजट प्रस्तुत करके कि कृषि विभाग का अनुदान आज मांगा जा रहा है, आज वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की मांग रखी गई है कि विभाग को इतना खर्च करने में अनुमति दिया जाए। आज किसी दिन आपकी इरिगेशन पीडब्ल्यूडी के अनुदान मांगों का पर डिस्कशन होता है। अनुदान मांगों के डिस्कशन के लिए 26 दिन नियत होते हैं। ध्यान रखिएगा कि 26 दिन के अंदर जो जितने भी विभागों के मांगे हैं, जितने भी विभागों की बजट हैं, उसको 26 दिन के अंदर पूरा करना होता है। एक एक विभाग के बजट पर बहस होती है और उस बहस के बाद मतदान होता है। तभी आप ध्यान रखिएगा, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको याद आ रहा होगा कि जब बजट पर बहस होती है विधानसभा या संसद में, उस समय विभाग के बड़े से बड़े आला अधिकारी विधानसभा में मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि इस दिन आपके विभाग के बजट पर डिस्कशन होगा। यानी कि वो बजट पर डिस्कशन का मतलब अनुदान मांग पर डिस्कशन होगा और उसको जो आपकी विभागीय समितियों ने उसको परीक्षण करके कमी बेशी करके उसको रखा होगा। उस समय मंत्री जी जो वित्त मंत्री होते हैं वो अपने विभाग का समर्थन करते हैं और अनुदान मांगों पर ये कहते हैं कि हमको इतना धनराशि चाहिए। ठीक है, तो जब अनुदान मांगों पर मतदान की स्थिति आती है 26 दिनों में, एक एक दिन में, तो उसमें 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रतीकात्मक कटौती, नीतिगत कटौती, मितव्ययता कटौती। ये एक प्रकार के कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ धनराशि को कम करने की बात की जाती है। कभी कभी नीतियों का विरोध किया जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि ये नीति या इस विभाग का ये जो योजना है, ये योजना का हम समर्थन नहीं करते, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देंगे। ये विरोधी जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो इस प्रकार का विरोध करते हैं। ठीक है, चूँकि विभागीय समितियों द्वारा परीक्षण करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हो। चूँकि सरकार को सदन में बहुमत होता है तो सामान्यतः अनुदान मांगों पर सरकार के पक्ष में मतदान होता है, विरोध के बावजूद भी। और जब ये 26 दिनों के अंदर सारे विभाग के बजट पर डिस्कशन हो चुका होता है तो इसे विनियोग विधेयक के रूप में सारी मांगों को 109 मांगों को एक प्रस्ताव में शामिल करते हैं। उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक एक साथ 109 मांगों को रखा जाता है और सरकार इसे व्यय करने की अनुमति सदन से मांगती है। तो विनियोग विधेयक व्यय करने की अनुमति का विधेयक होता है
और जब बहुमत के साथ इसे पारित करा लिया जाता है तो सरकार को व्यय करने का अधिकार संचित निधि से मिल जाता है। यदि 26 दिन में ये बहस पूरी नहीं हो पाती है तो फिर गिलोटिन का प्रयोग करके सारे ग्रांट को, सारे विभागों की मांगों को एक दिन में बिना बहस के उसको वोटिंग कराकर, मतदान कराकर पारित कर लिया जाता है। इसको गिलोटिन कहते हैं। ठीक है। विनियोग विधेयक पारित करने के पश्चात सरकार को व्यय करने की अनुमति मिल जाती है। इसके पश्चात जब ये पता चल जाता है कि सरकार को कितना खर्च करना है साल भर में, पूरे वित्तीय वर्ष में, तो इसके बाद आय के सृजन पर बात आती है कि क्या कहाँ से कितना कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। और पैसे के आय के बारे में, करों के बारे में जो प्रस्ताव होता है उसको वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक कर से संबंधित, ऋण से संबंधित, अनुदान से संबंधित, आपके उधार से संबंधित एक विधेयक होता है जो कि आय के सृजन का विधेयक है, जिसमें सरकार को पता होता है कि सरकार प्रस्ताव रखती है कि हम इन क्षेत्रों से पैसा इकट्ठा करेंगे। और इस वित्त विधेयक को पारित करने के बाद सरकार को कर लगाने का, धनराशि इकट्ठा करने का, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए कि 6 चरणों से जब ये वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी सहमत दे देते हैं और इसे बजट की पूरी प्रक्रिया पूर्ण किया हुआ मान लिया जाता है और सरकार को 1 अप्रैल से धन खर्च करने का अनुमति मिल जाता है। इसमें मैंने बहुत से टिप्पणियों के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, शॉर्ट के रूप में मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल करियर मोटिवेशन में बजट की शब्दावलियों के बारे में आप ज़रूर सुनिए, जिससे बजट आपका बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बावजूद भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।